Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. I am Atul Dhemain and आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आप अपना जो मोटिवेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी दैट इज ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर, अपना मोटिवेशन, अपनी जो कंसिस्टेंसी है इस एग्ज़ाम को लेके, इसकी प्रिपरेशन को लेके, और साथ ही साथ एक ट्रैक रखना कि मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, कितना मैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन से सोर्सेस मैंने लगा के रखे हुए हैं और मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितना रिवीजन हो चुका है। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ही आपको मोटिवेट करती हैं। और चाहे आप बाहर से कितनी भी मोटिवेशन ले लीजिए, मोटिवेशन एक्चुअल जो एग्ज़ाम की होती है वो आती है जब आपने मेहनत की होती है और उस मेहनत को आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ मैंने मेहनत की है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो मैं उसी चीज़ को आज एम्फसाइज करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए, आई होप आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एंड इसमें क्या है, इसमें आप सारा का सारा अपना जो ट्रैक है वो अपना रख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का अपना ट्रैक रख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं। मल्टीपल मतलब 10 से 12 सब्जेक्ट्स आते हैं और आपको एक कंफ्यूजन, डाउट, डिलेमा रहता है कि मैंने ये सब्जेक्ट आज पढ़ लिया, कल ये पढ़ लिया, पिछले हफ्ते कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, उस सब्जेक्ट की कितनी रिवीजन मैंने कर ली थी। ये सारी चीजें तब हो जाती हैं जब मल्टीप्लिसिटी, मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, राइट। तो वो सारी चीजों को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो के तहत। आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक नहीं लगेगा तो बता दीजिएगा। एंड जस्ट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट। तो चलो अब देखिए, ये जो एग्जाम का मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, दैट इज ओनली फॉर द ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर ओनली। इज इट ओनली? यस, इट इज ओनली, बिकॉज ये जो PDF है, ये जो आपका जो वर्ड फाइल है, ये तो उसी के हिसाब से बना है, बट आप अपने एग्जाम के हिसाब से तैयार कर सकते हैं ये वर्ड फाइल, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको ट्रैक चार्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या गाइडलाइन है, जो ESIC DD की तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्या गाइडलाइन है। मैं आपको पहली चीज बताता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो टीचर्स होते हैं, वो ऐसी चीज होती है जो आपको बताते हैं कि एग्जामिनर की सोच कहां तक जाती है और एग्जामिनर का जो कॉन्सेप्ट है डिजाइन करने का, क्वेश्चन डिजाइन करने का, वो कैसा है, राइट। बट आप बोलेंगे कि ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकलना ही बड़ा मुश्किल है, इसकी पता नहीं पहले कब वैकेंसीज आई थी, वो वगैरह फलाना धमकाना, बहुत सारी ऐसी चीजें। देखिए, जो एग्जामिनर है ये कंडक्ट कौन कर रहा है, ये UPSC कंडक्ट कर रही है। तो UPSC के जो एग्जामिनर है उसमें वही एग्जामिनर ये पेपर भी सेट करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल बनाएंगे जैसा जो पहले दूसरे एग्जाम्स के लिए वो बनाते हैं। सो व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू नाउ, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। हम सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट लेकर आ रहे हैं, उसके सोर्सेज हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखिए, आपके पास 12-13 सब्जेक्ट है ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर के अंदर, राइट। अब उसके अंदर ये होगा कि जो सब्जेक्ट्स आपके सामने वो दिख रहे होंगे ना, उसमें आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। आप 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो 4 साल पहले भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, वही मुगल सल्तनत, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा वो पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब वो 4 साल पहले वाले ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। अब वहां पे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको कहीं से भी बहुत आराम से मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के कहां से लेंगे। आप देखिए, आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आपके पास NDA रहता है, ठीक है, आपके पास CDS रहता है, आपके पास CAPF रहता है, सिविल सर्विसेज है, आपके पास EPFO है ना। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम UPSC टाइम टू टाइम लेता है जिसमें वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें, ये इन एग्जाम से हमें बहुत बखूबी से निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे सवाल और इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इतना आपको समझ आ गया कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आप यहां से निकाल सकते हो। अब इसका मैं समाधान आपको दे देता हूं। अच्छा, अगर आपको ठीक लगेगा तो यू कैन फॉलो इट, अगर नहीं लगेगा तो आप नहीं फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे सब्जेक्ट्स की NDA, CDS, CAPF और सिविल सर्विसेज, इन सारे सब्जेक्ट्स की
मेरी सीरीज चल रही है इन दी अभीपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल के अंदर। 6 बजे शाम को लाइव हम लोग लेते हैं क्लास। उसके अंदर हम लोग जो है एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, सीएपीएफ के देख लिए, विद एनालिसिस मैं वहां पे करवाता हूं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है आपका अभीपीडिया रेगुलेटरी बॉडी। मतलब इसी चैनल के अंदर मेरी 2 वीडियोस आती हैं हफ्ते के अंदर, जहां पे मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आईएफएस और जनरल साइंस, ये 2 वीडियोस 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज लेकर आता हूं। तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट वुड वो जस्ट मेक इट कि वो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मिसगाइड करने नहीं आ रहा। मैं सिर्फ वो बोलूंगा कि जब आप पढ़ाई कर लेते हो ना, तो उस टाइम पे आप रिफ्रेशमेंट के तौर पे वो एमसीक्यूज सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूँ और मैं ये एमसीक्यूज सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे मेरा टीचर पढ़ा रहा है, मुझे वो सवाल आ रहा है तो मोटिवेशन मिल रही है, नहीं आ रहा तो और बूस्टिंग मिल रही है कि मैं वो चीज़ पढ़ूँ, है ना। तो इस तरीके से थॉट प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का सोल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ। अब जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ईपीएफओ में बहुत बड़ा अकाउंटिंग का बवाल मच गया कि अकाउंटिंग है, पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ ये सब पढ़ लेते हैं, राइट। अब वो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स इसके अंदर भी काफ़ी सारे हैं। इसमें एचआरएम, एमएमएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आरटीआई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के पबाइड वाले स्टूडेंट्स नहीं है, ऑप्शनल वाले, तो उनके लिए तो दिक्कत है, राइट। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप क्या करोगे कि देखो अकाउंटिंग, एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसकी क्लास हमारे अभीपीडिया रेगुलेटरी बॉडी के अंदर ही हर दिन आपको एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट और इसकी जो है क्लासेस आपको मिलती हैं। लाइव क्लासेस होती है, मैम हमारी लेती हैं, तो वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो और उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि ये पैटर्न है, इतना इतना चीज़ें आने वाली हैं, राइट। तो मैंने नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का भी आपको सोल्यूशन दे दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, हमारी वो जो क्लासेस हैं वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हर दिन एक एक क्लास आती है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा द बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज ईपीएफओ का भी लेटेस्ट पेपर होके हटा है, उसमें देखिए कि अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, अकाउंटिंग में कितने सवाल आए हैं, कैसे सवाल आए हैं, तो वो वहां से पीवाईक्यू सॉल्व हो सकते हैं, राइट। बट ये याद रखिए, ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्जाम अभी पहले हुआ नहीं है, तो क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईएसआईसी के ही करने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉन कन्वेंशनल एग्जाम्स होते हैं, ये कोई डेली तो आते नहीं है, हर साल तो आते नहीं है, बट हमें स्ट्रैटेजी कैसे रखनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसके बेसिस पे तैयार रखनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो पीवाईक्यू आपको समझ आ गया, इनका मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। अभीपीडिया डिफेंस में भी आप जाएंगे 6 बजे तो वहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ऐसे भी रेगुलेटरी बॉडी में हमारी क्लासेस चलती है लाइव। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए गाइडेंस है, दैट इज टेस्ट सीरीज क्या करनी है। देखो, ईएसआईसी में जो गेम चेंज करेगा वो 2-3 चीजें होंगी जो गेम चेंज करेंगी। पहली चीज आपकी स्पीड। स्पीड क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पे 1, 2, 5, 6 सब्जेक्ट्स नहीं, यहाँ 10-12 सब्जेक्ट्स होंगे। आपको कम से कम आपको एवरेज टू गुड परफॉर्म करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के अंदर। वो एवरेज टू गुड परफॉर्म कैसे करेंगे? विद एक्यूरेसी एंड विद इन टाइम फ्रेम। वो होता है तब जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो। सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभीपीडिया की खुद की टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर वो ज्वाइन नहीं करनी, कोई और टेस्ट सीरीज देख लो, बट आपकी इच्छा है, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो पता चल जाता है कि ये पैटर्न है, इस तरीके से मुझे इतने 10 सवाल हिस्ट्री के आएंगे तो 10 सवाल एचआरएम के आएंगे, तो मुझे उनको 10 सवाल को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो इतना आपने ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ध्यान दीजिए कि अब आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि आपका किस सब्जेक्ट में वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस है, और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि आपका हर सब्जेक्ट में आपने देख लेना है, जैसे हम लोग आगे नीचे भी देखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम है स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं कि यार मेरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैंने एक बार पढ़ तो लिया है, लेकिन फिर भी उसमें सवाल मेरे गलत हो जाते हैं।
या फिर आपने जैसे आपका एचआरएम है, एचआरएम में आप अच्छे हैं लेकिन उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में यू आर फीलिंग लाइक कि नॉट गुड, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है ना। या आप ये लिख सकते हैं कि वहां पे लैक ऑफ मटेरियल मिल रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा मेरे को प्रॉपर, राइट। तो वो आप स्वॉट एनालिसिस में लिख सकते हो, आपको जो सब्जेक्ट में दिक्कत आती है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि हाँ इस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, राइट। तो आपका उसका सोल्यूशन भी निकलना तय हो जाएगा अगर आपको पता होगा कि दिक्कत आ क्या रही है, राइट। वो ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि हर एग्जाम के ना अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर स्टूडेंट को पता लग जाता है कि ये इस एग्जाम की खासियत है, यूनिकनेस है, तो उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा, तो डेफिनेटली उसका एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज इस एग्जाम में 2 हैं, सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि इस एग्जाम के अंदर देखो हर स्टूडेंट, जैसे कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपने भी सब सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। आपने कोई एसएससी का एग्जाम दिया होगा, कोई बैंकिंग का होगा, कोई कुछ का होगा, कोई कुछ का होगा, तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, लगभग वो सभी ने ऑलमोस्ट पढ़े होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन मैंने आपको बोला था नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके सामने है अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में एचआरएम, आपके सामने है मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपके सामने है आरटीआई, नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 3-4 सब्जेक्ट हैं, और अकाउंटिंग, ठीक है। ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपने इनके ऊपर ग्रिप पकड़नी है। अब देखो ग्रिप क्या पकड़नी है, अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने इनको डिटेल के अंदर पढ़ना है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये सिंपल एक लॉजिकल पॉइंट है। आपको जो डेप्थ वाले सवाल आएंगे ना, देखिए एक चीज समझ के देखिएगा, अगर आप डिसएग्री करते हैं ना तो कमेंट में लिख देना खुले दिल से कि आपको इस तरीके से लगता है, लेकिन जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूं। देखिए हर एग्जाम के अंदर 8-9 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो जायज होता है, और जो पेपर्स हर साल कंडक्ट किए जाते हैं उसमें 6-8 सब्जेक्ट्स होते ही हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के अंदर 6-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। इसके अंदर कैसे सवाल हैं, इसके अंदर 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं, है कि नहीं। सो 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं। सो जो एग्जामिनर है वो जब पेपर सेट करेगा ना, अंडरस्टैंड, जब एग्जामिनर, यूपीएससी का पेपर है भैया, मैं भी जानता हूं, लेकिन ट्रेंड क्या होगा वो देखते हैं। जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो हमेशा ये याद रखेगा कि इजी क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, और क्या क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो ईएसआईसी का डीडी का क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें आप देखोगे तो आपके ये जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स, पब्लिक एड, आरटीआई, आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम, अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट्स में से जो सवाल का जो लेवल होगा, मैक्सिमम सवाल का, मैक्सिमम मतलब 90% जो सवाल होंगे इन सब्जेक्ट से, वो इस कैटेगरी से आएंगे। किस कैटेगरी से, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी से। मैं बता देता हूं आपको, आप ईपीएफओ का अभी पेपर हुआ है, आप उसको भी देख के एनालाइज कर सकते हो। जो वो डिटेल के अंदर जो टफ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो वो डीपर एनालिसिस वाले सवाल पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो डीपर एनालिसिस वाले सवाल पूछेंगे, तो वो वहां से पूछेंगे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। कहां से पूछेंगे, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, अंडरस्टैंड दिस। तो यहां से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है, हिस्ट्री हो गया आपका इंडियन यूनियन हो गया, आपका करंट अफेयर्स, नहीं करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स रहने दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास थोड़े बहुत जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, समझ आ गया आपको। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब्जेक्ट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो, लेकिन इनका आपने क्या करना है, इनका आपने डिटेल के अंदर डीपर एनालिसिस नहीं करना, इनका आपने होराइजन जो है वो एक्सटेंड करना है, होराइजन, अंडरस्टैंड। सो होराइजन का मतलब ये होता है कि जब आप सारे कॉन्सेप्ट को सरफेस लेवल पे गो थ्रू कर लेते हो, यू गॉट दिस पॉइंट, जब सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो, होराइजन लेवल वो होता है सरफेस लेवल पे। डीपर लेवल पे कहां पे, हिस्ट्री हो गया, उसको अंदर तक चले जाओ,
तो कोई दिक्कत नहीं है, और सवाल वहीं से डिफिकल्ट सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो नीचे लिख देना कमेंट्स में कि यस वी एग्री, बिकॉज ईपीएफओ का अभी पेपर होके हटा है, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी ऑफ योर माइंड, अंडरस्टैंड। तो योर स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी, अपॉर्चुनिटी इज दिस, ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट द होराइजन, ट्राई टू फुलफिल दोस होराइजन, कि हाँ मैं इसके मल्टीपल टॉपिक्स कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना तो वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से ही आएगा, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से, अंडरस्टैंड, जो आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो ये स्ट्रैटेजी होगी, ये अपॉर्चुनिटी होगी आपके एग्जाम के लिए, राइट। इसको आप अगर समझ चुके हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज नाउ यू हैव आइडिया कि मुझे कितने लेवल तक की पढ़ाई करनी है इस एग्जाम के अंदर, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर। समझ आ गया? चलो नाउ लास्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कि जैसे करंट अफेयर्स है, मैंने करंट अफेयर्स मैंने पहले भी बोला था कि देखो ये एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे हर एग्जाम की अपनी यूनिकनेस होती है। सो इस एग्जाम की भी ये यूनिकनेस है, जो बाकी एग्जाम्स के अंदर सेम पैटर्न होता है वैसे इस एग्जाम में भी होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर में इस एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही एनालिसिस बेस्ड सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ऐसे पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे जो बहुत ही अननोन होते हैं, वो सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो टफ होते हैं, ईजी होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उनका पैटर्न अलग है। यहाँ पे पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वही वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए, और वो क्वेश्चंस पूछ लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है उस करंट अफेयर के अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल पे वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज वन लाइनर सवाल होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसके ऊपर ना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि करंट अफेयर है तो मैं डेली करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़िए, आप करंट अफेयर पढ़िए, बहुत अच्छा है, बट ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स होगा ना वो 6 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स होगा। आप बोलेंगे यार यूपीएससी का एग्जाम है तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है यूपीएससी के एग्जाम की, है ना। तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, बट मैंने एग्जाम यूपीएससी के बहुत क्वालिफाई किए हैं। तो अब एक आइडिया हो जाता है कि यार इस तरीके से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से कितना डीप में पूछा जा सकता है, नॉन ट्रेडिशनल से कितना डीप में पूछा जा सकता है, एक आइडिया हो जाता है, आपको क्लैरिटी हो जाती है। और यही इंटेंशनली अनइंटेंशनली जब स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं तो उनका क्लियर हो जाता है एग्जाम, ठीक है। अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, इस चीज़ पे, तो क्या हो जाएगा, आपके जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे जाते जाएंगे, और यहाँ से एक लिमिट तक ही सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, कोई ज़्यादा वेटेज नहीं होता है वेटेज। लेकिन अभी भी सारे यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो स्टैटिक होता है ना, आपका स्टैटिक पोर्शन, उसकी वेटेज जो है आपको 70% से ज़्यादा ही मिलेगी, है ना। और 70% से ज़्यादा मिलेगी, और जिस बच्चे ने इस 70% में से 55% प्लस कर दिया स्कोर, तो डेफिनेटली वो जनरल कैटेगरी का भी होगा, उसका क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दे सकते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें अपने कोशिश किया कि आपको क्लियर हो जाएं ये सारी चीज़ें। अब हम लोग अल्टीमेटली एक और चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ओके। नाउ अब ये जो है ये चार्ट है आपके लिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर या टेलीग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका चार्ट जो होगा यहाँ पे बता देगा सब्जेक्ट है, यहाँ पे उसके सोर्सेज होंगे। अब देखिए सोर्सेज, इंग्लिश का सोर्स है, आपने बोला यार इंग्लिश तो मैंने पहले भी पढ़ी है, 3 साल पहले भी पढ़ी थी, मैं क्यों ना वो सोर्स पकड़ के दोबारा पढ़ना उसको शुरू कर दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन ये भी याद रखना ट्रेडिशनल चीज़ों से ही डीपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है आपका वो आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी सोर्स आपको इंग्लिश का लगता है 4 साल पहले, 3 साल, 2 साल पहले पढ़ी है वही पढ़ो। इसमें क्या आ सकता है, इंग्लिश में 2 चीज़ें होंगी, एक ग्रामर होगा और एक होगा आपका जो डेली जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो चलो वो इंग्लिश हम लोग बाद में करते हैं। ये स्टैंडर्ड हो गया, मतलब कौन से सोर्सेज हैं जो आप फॉलो करने वाले हो। हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट के सामने सोर्सेज लिखना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि जब मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो उसमें मुझे ये चार्ट ने इतना हेल्प किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज हो जाते हैं।
एनसीईआरटी भी कोई किताब पढ़ रहा है ना, तो उसमें भी छठी से लेके 12वीं तक कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, उसमें भी सोर्सेज जो है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद रेफरेंस बुक, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की ये 5 सोर्सेज पढ़े हैं, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद फर्स्ट रिवीजन, फिर सेकेंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन नहीं है, इट इज फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, पहली रीडिंग आपने कर ली है, फिर फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हो, पहली रीडिंग के बाद फर्स्ट रिवीजन ही होएगी, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, अंडरस्टैंड। तो जब ऐसे ऐसे टिक लगना शुरू हो जाएंगे तो मोटिवेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से ही निकलेगा वो इंस्पिरेशन, ठीक है। और ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इधर इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, previous year questions, what best you can do, take this opportunity कि आप क्या कर सकते हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जैसे आप मान लीजिए आप ना HRM के तो नहीं मिलेंगे आपको, मार्केटिंग मैनेजमेंट के नहीं मिलेंगे, बट आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, आप अपना पेपर, आप जैसे फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रिवीजन में तो बहुत इंटरेस्ट रहता है, सेकंड में थोड़ा थोड़ा कम होगा। जब थोड़ा थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा ना सेम चीज़ को पढ़ने में, तो उस टाइम पे वो टॉपिक पढ़ लो और उसके साथ साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब नहीं निकलेंगे तो मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ अभी और पढ़ना है। तो ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट है, टेस्ट में आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, हमारे मॉक टेस्ट हैं अभीपीडिया के, वो आप लगा सकते हैं या कोई और लगा, इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस में हर सब्जेक्ट के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये चीज़ के बारे में मुझे इतना ज्ञान है और इस चीज़ के बारे में इतना ज्ञान है, ठीक है। चलो मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 में इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके पास कोई भी बेसिक ग्रामर की किताब है, फॉलो दैट बुक, राइट। बट इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज फॉलो कीजिए न्यूज़पेपर ऑल्सो। न्यूज़पेपर को मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि न्यूज़पेपर से ना एक हैबिट बन जाती है, एक रीड करने की, फास्ट, जल्दी जल्दी आप फास्ट रीड करना शुरू कर देते हो। और ये जो रीडिंग हैबिट होती है ये आपके MCQ सेशंस के अंदर, MCQ के अंदर बहुत ही हेल्प करती है। दूसरी चीज़, आपको नॉलेज होती है, आपकी वोकैबुलरी बनना शुरू हो जाती है। और आपने कई सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, आप भी शायद उसमें से हो सकते हो, कि कईयों को ग्रामर के रूल्स नहीं पता होते, लेकिन फिर भी वो एरर स्पॉटिंग जो होती है, स्पॉटिंग दी एरर, वो आराम से स्पॉट एरर कर लेते हैं। उनको लगता है ये ऐसा सेंटेंस बनना ही नहीं चाहिए। उनको नहीं पता होता कि कैसे वो ग्रामर रूल होगा। वो इसीलिए होता है बिकॉज दे हैव अ बेटर रीडिंग स्किल्स। तो न्यूज़पेपर से वो चीज़ हो सकती है। तो आई थिंक न्यूज़पेपर अगर फॉलो करेंगे दैट वुड हेल्प यू आउट इन द एग्जाम क्वालिफिकेशन ऑल्सो, क्वालिफाइंग द एग्जाम एज वेल एज इन द इंटरव्यू, ठीक है। इसमें आप रीडिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं अल्टीमेटली पार्ट बी ऑफ योर पॉइंट। करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। मैक्सिमम 4 से 5 दिन टू कवर 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर। ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि 1 घंटा डेली करंट अफेयर देंगे, नहीं भाई, इस तरीके से काम नहीं चल सकता इस एग्जाम के कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन टू कवर 6 मंथ्स ऑफ न्यूज़पेपर करंट अफेयर मैगजीन्स, बिकॉज यू नो द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर, इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जनरल साइंस, अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, हर एग्जाम में जनरल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ 30% ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। 30% आपका जनरल साइंस सब्जेक्ट से आता ही है। तो जनरल साइंस से प्लीज आप इस सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करके जाना है। इसमें क्या है, इसमें आपका जो सोर्स है वो सोर्स या तो अभीपीडिया का कोर्स आप ले सकते हैं या फिर व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज NCERTs। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए ये जनरल साइंस है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। तो जनरल साइंस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, नॉन ट्रेडिशनल नहीं है। यहाँ से सवाल भी बहुत पूछे जाएंगे। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे इससे ज़्यादा जनरल साइंस की वेटेज होगी। अब यहाँ से डीपर सवाल पूछे जा सकते हैं। डीपर कहाँ से पूछे जाएंगे, देखो 9-10 की NCERT तो पूरी दुनिया पढ़ती है, आपने भी पढ़ी होगी, आई होप सो। लेकिन यहाँ पे अगर +1 +2 की NCERT कोई बच्चा तैयार करके जाएगा तो डेफिनेटली उस 30 सवालों में 12 सवाल जो होंगे वो यहाँ से होंगे। अब वो बच्चा जो नहीं पढ़ के गया होगा वो 12 सवाल में एक सवाल भी ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ के गया होगा उस बच्चे ने अगर 12 में से 6 सवाल भी कर लिए, उसका मान के चलिए ही इज बेटर, अ लॉट बेटर, बहुत बेटर। वो 6 सवालों की वजह से वो टॉप 50 या टॉप 100 में आ सकता है बच्चा,
क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाता है, दुनिया हिल जाती है आगे से पीछे, है कि नहीं। तो जनरल साइंस में एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है डेली सेशंस मेरे जनरल साइंस के लगा सकते हो। डेली नहीं होते, इट इज़ ऑन सैटरडे होता है मेरा रात को 9 बजे लाइव सेशन, आप उसको अटेंड कीजिए, यू विल बी गेटिंग बेटर क्लैरिटी ऑफ जनरल साइंस। बट उसमें मैं +1 +2 के क्वेश्चंस को इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा। अभी मैं बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें सवाल पूछ रहा हूँ, बिकॉज अभी इनिशियल है ना, बेसिक है तो इनिशियल से शुरू करते हैं, तो इसीलिए। अदरवाइज आप खुद करना चाहते हैं तो 9th 10th +1 +2 +1 +2 में बायो नहीं इंक्लूड करना, सिर्फ +1 +2 फिजिक्स केमिस्ट्री, वो भी थेरेटिकल वन, नॉट द एनल न्यूमेरिकल वन, अंडरस्टैंड। अब HRM है, जनरल साइंस रीडिंग कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड यहाँ पे एनालिसिस कर दो कि भैया मैंने बायो का कितना किया है, और इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट इज HRM देखो, इट इज़ योर सब्जेक्ट, यू कैन सी आपका सोर्स क्या है। अगर आप अभीपीडिया के कोर्सेज से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं किया है तो आप अपना कंटेंट जो भी है आप उसको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। प्रिंसिपल मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने अकाउंटिंग देख लिया है, ये भी आप देख सकते हैं सोर्स कौन सा है, और इसमें पहली रीडिंग कर ली है, दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से आपने देखना है। नेक्स्ट इज एक मिनट, ओके, नाउ RTI है, RTI का भी सोर्स देख लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकते हो, यू कैन सी द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट, RTI का देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें मैक्सिमम बेस्ट क्या कर सकते हो आप, इस एरिया में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, इस एरिया में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या किया जा सकता है, इसमें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस जो है यू कैन डू इट, डेली प्रैक्टिस, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ना इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा जब आप बहुत टाइम अपना जो है रीडिंग वगैरह कर रहे हो, अपना जो थेरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हो, तो बीच में दिस वुड हेल्प यू आउट कि हाँ थोड़ा रिफ्रेशमेंट के तौर पे आपको ये आधा घंटा आप इंक्लूड कर लोगे अपने डेली शेड्यूल में, तो इट वुड हेल्प यू आउट टू रिफ्रेश योर माइंड, है ना। तो इतना हाँ आप इसके अंदर कर सकते हो। इसकी बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन वुडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैक्सिमम वुड टेक 1 दिन, 1 डे। अब आप बोलेंगे 1 दिन में कितना पढ़ लेंगे, ठीक है, 1 डे। मैं 1 दिन इसलिए कहता हूँ बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं ना वो एकदम क्विक होते हैं, दे आर वेरी क्विक विद द सब्जेक्ट, दे आर वेरी क्विक विद द थिंग्स, रीडिंग बहुत क्विक होती है उनकी, ठीक है। तो आप भी उसी कैटेगरी के अंदर हो, राइट। इसके लिए बिकॉज ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए हम लोग महीना दे दें, ठीक है, हमें महीना नहीं देना, हमें मैक्सिमम 1 से 2 या 3 दिन देने हैं, दैट्स इट। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आप इसको डेली कीजिए आधा घंटा, बट इसके लिए 1 से 3 दिन, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब एड है, तो पब एड के अंदर व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने एक क्लास भी ली थी जिसमें मैंने बताया था कि ये कंटेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, करेक्ट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, दीज आर द नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ओके। पब एड भी नॉन ट्रेडिशनल है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल जो मैंने बताया था, दैट इज यू हैव टू कवर दी हॉराइजन्स, ठीक है, हॉराइजन्स कवर करने, वाइडर हॉराइजन्स कवर करने, ठीक है, राइट। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देख लूँ, कुछ थिंकर्स के बारे में देख लूँ, ठीक है, कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट भी देख लूँ, मेजरली जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसको भी देख लूँ, तो होराइजन्स कंप्लीट करने हैं, राइट, रादर देन कि उसके अंदर डीपर एनालिसिस में जाना है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल है डिप्टी डायरेक्टर की, दैट इज ऑल्सो वहाँ पे नॉलेज होना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इट इज़ अ सिविल सर्विसेज वाली जॉब ही, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन यूनियन, नथिंग एज सच, यहाँ से डीपर सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन योर सोर्सेस, कौन से सोर्सेस हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप लाइव क्लासेस लगा सकते हैं 9 बजे, थर्सडे कल क्लास थी मेरी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्लासेस, एंड PYQ सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ इट। सो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, आई होप आपको ये सारी चीज़ों में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर लगा होगा, कुछ एक क्लैरिटी आई होगी कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है 10-15 सब्जेक्ट जो सामने दिख रहे हैं, इट इज़ जस्ट
टू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से डिफिकल्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल से इजी टू मॉडरेट सवाल पूछे जा सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल में मेजरली आप कोशिश कीजिए वाइडर होराइजन करने का, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने का, बट सरफेस लेवल पे। करंट अफेयर का मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक तरीका बता दिया कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। करंट कंप्यूटर एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्रक्स ऑफ दिस होल वीडियो इज you can directly track your performance, you can directly track your performance। and जो जजमेंट डे होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उससे पहले जब आपके ये सारे टिक लगे होंगे ना इस तरीके से, मतलब ये तो अभी भी मैंने टिक लगा दी, बट वो जो मेहनत करके जो टिक लगाए होंगे वो अल्टीमेट आपको बूस्ट करेगा, राइट। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, और नहीं लगी होगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।